इस लड़के ने अपने पूरे परिवार को जान से मार दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट करना था। इसे उनके शरीर से आत्मा को अलग करना था। बट अपने परिवार को मारने के बाद वो 3 दिनों तक उनकी लाशों के साथ इसी घर में रहा एंड ही प्रिटेंडेड एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। दिस इज द हॉन्टिंग केस ऑफ ग्रेस गार्डन, हाउस नंबर 117। नंथनकोड थिरुवनाथपुरम का वन ऑफ द पॉश एंड शांत एरिया, जहाँ बड़े बड़े बंगलोज है और इन बंगलोज में रहते हैं वेल एजुकेटेड एंड वेल टू डू फैमिलीज। इन्हीं सारे बंगलोज में से एक है हाउस नंबर 117। 9 अप्रैल 2017 की रात को अचानक इस घर से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा। पड़ोसी ने इमीडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया एंड विद इन फ्यू मिनट्स उनकी गाड़ी इस घर के बाहर खड़ी थी। एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये लोकेशन बहुत ही ज्यादा प्राइम है बिकॉज केरला सीएम का घर यहाँ से सिर्फ 600 मीटर दूर है, तो जाहिर सी बात है ये हाई सिक्योरिटी एरिया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घर के अंदर गई टू चेक कि आखिर आग लगी क्यों थी और कहीं कोई घर के अंदर फंसा हुआ तो नहीं है। बट इस घर के ऊपर वाले फ्लोर पर एक बाथरूम के अंदर 3 लाशें मिली, इतनी बुरी तरीके से जली हुई कि इन्हें आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल था। बगल वाले बेडरूम में उन्हें एक बूढ़ी औरत की लाश मिली, प्लास्टिक में लिपटी हुई। उसके बगल में एक और डेड बॉडी, प्लास्टिक में लिपटी हुई, आधी जली हुई। बाय नाउ पड़ोसी ने पुलिस को बताया था कि इस घर में 5 लोग रहते थे और पुलिस को अब 5 लाशें मिली थी। इस घर में प्रोफेसर राजा थंकम अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे। वो केरला यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उनकी वाइफ डॉक्टर जीन पद्मा एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। उनकी बेटी कैरोलिन डेंटिस्ट थी। उनका बेटा केडल एक टेक्नोप्रेन्योर था और 70 साल की ललिता जैन, जो डॉक्टर जीन पद्मा की रिश्तेदार थी, इन्हीं के साथ इस घर में रहती थी। नाउ ललिता जैन विजुअली इम्पेयर्ड थी, उन्हें दिखाई नहीं देता था और ओल्ड एज की वजह से वो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी, तो वो घर के ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती थी। बट इस घर के बंद दरवाजे कुछ और ही कहानी बयां करते थे। नाउ इस केस में आगे बढ़ने से पहले इस घर के आर्किटेक्चर को समझते हैं। ये बंगलो ग्राउंड फर्स्ट 2 फ्लोर्स का था। ग्राउंड फ्लोर पर इनका लिविंग रूम, किचन और एक बेडरूम था जहां ललिता रहा करती थी। फर्स्ट फ्लोर पर प्रोफेसर राजा थंकम अपनी वाइफ डॉक्टर जीन पद्मा के साथ एक कमरे में रहते थे और बगल में ही उनकी बेटी कैरोलिन का बेडरूम था। सेकेंड फ्लोर पर केडल अकेला रहता था। नाउ जस्ट लाइक एनी अदर फैमिली, इस घर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। फॉर इंस्टेंस, किसी को भी ऊपर वाले फ्लोर पर आना अलाउड नहीं था। जो कोई भी उनसे मिलने आता, फिर चाहे वो रिश्तेदार हो या किसी काम से उनसे मिलने आए, वो ग्राउंड फ्लोर पर ही मिलते थे और वहीं से उन्हें रवाना कर देते हैं। इवन उनकी मेड भी किचन में अपना काम खत्म करती थी और वहीं से चली जाती थी। नो वन वॉज अलाउड ऑन द अपर फ्लोर ऑफ दिस हाउस। ऊपर वाले दोनों फ्लोर इनका प्राइवेट स्पेस था। पर एक बात इस फैमिली की बहुत ज्यादा अजीब थी, ये लोग नॉर्मली एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इन्हें कोई भी बात एक दूसरे को कन्वे करनी हो तो मैसेज करते थे या कॉल करते थे। इस घर के लोग एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद अपनी प्राइवेसी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते थे, इसलिए इनके बेडरूम के खिड़की दरवाजे मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहते थे। एंड आई गेस दिस इज वेयर इट ऑल बिगन। प्रोफेसर राजा थंगम बहुत ज्यादा अचीवमेंट में बिलीव करते थे। ही वॉज वन ऑफ दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों को दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर करते थे। कैरोलिन बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती थी। ऑन द अदर एंड केडल हमेशा स्ट्रगल करता था। क्लास 7 में उसे स्कूल में मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। उसके पेरेंट्स ने उसे क्राइस्ट नगर स्कूल, विच इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन दिस लोकेलिटी, वहां से निकाल कर एक गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया जहाँ अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। और यहीं से डॉक्टर जीन पद्मा ने सीक्रेटली केडल को कुछ मेडिसिन देना शुरू किया था। वो उससे कहती थी कि ये मेडिसिन ब्रेन बूस्टर है, इससे उसका दिमाग शार्प होगा, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। और केडल भी खुशी खुशी उन मेडिसिन को लेता था बिकॉज आई थिंक ही ऑल्सो वांटेड कि वो बाकी लोगों की तरह सक्सेसफुल बने। बट ये सारी दवाइयाँ साइकाइट्रिक मेडिसिन थी जो मेंटली इल पेशेंट को दिए जाते हैं, जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया हो या अग्रेसिव बिहेवियर हो। क्लास 11 में केडल का एडमिशन फिर एक बार एक प्राइवेट स्कूल में कराया, अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन द लोकेलिटी। पर वहां पर भी उसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ एंड ही वाज बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल। एक तरफ थी कैरोलिन जो पढ़ाई में टॉपर थी, एमबीबीएस परस्यू करने के लिए वो अब्रॉड जाने वाली थी और कुछ ही साल में डेंटिस्ट बनने वाली थी। प्रोफेसर राजा थंकम भी अपनी बेटी की तारीफ करते कभी थकते नहीं थे, बट जब भी बात केडल की आती थी वो हमेशा अवॉइड करते थे। वो सबको सिर्फ यही कहते थे कि केडल एक टेक्नोप्रेन्योर है, जबकि वो कुछ भी नहीं करता था। He was still struggling.
एक दिन अचानक केडल ने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे एनिमेशन सीखना है और वो गेम डेवलपर बनना चाहता है, जिसके लिए उसे ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। उसके पेरेंट्स इस बात से खुश थे कि फाइनली उनका बेटा कैरोलिन की तरह लाइफ में कुछ करना चाहता है। फाइनली उसके लाइफ में एक पर्पस है। उन्होंने हंसी खुशी उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, पर उन्हें पता नहीं था कि एनिमेशन सीखना तो सिर्फ एक बहाना था। दरअसल सिर्फ 15 साल की उम्र में केडल ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गया था। मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू टाइप चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो गया था और ये सारी चीज़ें उसे फैसिनेट करती थी। वो इन सब चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहता था, उनके बारे में सीखना चाहता था, बट वो ये सब अपने घर पर नहीं कर सकता था, इसलिए उसे चाहिए थी प्राइवेसी और इसीलिए उसने ऑस्ट्रेलिया जाने का बहाना बनाया। ऑस्ट्रेलिया में भी वो ज़्यादातर टाइम अपने कमरे में ही बिताता था। कभी कभार और जॉब्स करता था ताकि पॉकेट मनी निकल पाए, बट मैक्सिमम टाइम उसका कमरे में ही स्पेंड होता था। और इसी बीच उसे पता चला कि जो ब्रेन बूस्टर मेडिसिन उसकी माँ उसे दिया करती थी वो साइकाइट्रिक मेडिसिन है। उसने अपनी मॉम को कॉल करके उन्हें कन्फ्रंट किया कि उन्होंने उसे झूठ क्यों बोला, बट आई गेस ही लव्ड हिज मॉम सो मच कि उसने उन्हें माफ कर दिया था एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल बिटवीन देम। सिर्फ 2 साल के अंदर केडल इंडिया वापस आ गया था और इस बार उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो खुद का एक एनिमेशन स्टूडियो बनाएगा, बट उसके पेरेंट्स इस बार भी उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद केडल ज्यादातर टाइम अपने कमरे में ही बिताता था एंड एज आई मेंशन टू यू अर्लियर, इस फैमिली में प्राइवेसी कुछ ज़्यादा ही थी, तो उसके पेरेंट्स ने कभी एफर्ट नहीं लगाया ये देखने के लिए कि उनका बेटा कमरे में करता क्या है। उन्हें लगता था कि उनका बेटा किसी गेम पर काम कर रहा है, वीडियो गेम बना रहा है या अपने स्टार्टअप पर काम कर रहा है। व्हाट दे डिडंट नो वाज केडल कोई बिजनेस प्लान पर काम नहीं कर रहा था, वो उन्हें मारने की तैयारी कर रहा था। अब तक केडल इन ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और सेटेनिक रिचुअल्स में कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गया था। वो अपने कमरे में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था। वो सीखता था कि ब्लैक मैजिक आखिर किया कैसे जाता है एंड फॉर दिस उसने एक ह्यूमन साइज मैन्युक्विन अपने कमरे में ला रखा था। पुलिस को भी उस कमरे में यही मैन्युक्विन मिला था अधजली हालत में। केडल ने पुलिस को बताया कि वो इस मैन्युक्विन पर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करता था, इस पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन करता था। एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज बेसिकली किसी के शरीर से आत्मा को अलग करना। पुलिस को केडल के कमरे में उसका लैपटॉप भी मिला जिसकी सर्च हिस्ट्री वाज ओनली अबाउट ऑकल्ट, ब्लैक मैजिक एंड सेटेनिक रिचुअल्स। कुछ ऐसे भी वीडियोस मिले जिनमें किसी को मारने के डिफरेंट टेक्निक्स बताए गए थे और बॉडी को डिस्पोज कैसे करना है वो भी सिखाया जा रहा था। कमिंग बैक टू केडल, केडल का कहना था कि एट फर्स्ट वो सिर्फ अपने फादर को मारना चाहता था बिकॉज उसे लगता था कि उसकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम है वो उसके फादर की वजह से है, बिकॉज ही इज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड इन हिम। फिर उसने सोचा कि नहीं, उसकी मॉम ने भी उससे झूठ कहा था अबाउट दोज मेडिसिन जो उसे देती थी ब्रेन बूस्टर के नाम पर। एंड कैरोलिन तो उसकी छोटी बहन थी, बट उसी के अचीवमेंट्स की वजह से उसके फादर हमेशा उसे खरी खोटी सुनाया करते थे। एंड देन ही डिसाइडेड टू किल देम ऑल। उसने प्लान बनाया कि वो सबको एक साथ मारेगा। इस मर्डर की प्लानिंग उसने बहुत पहले कर रखी थी। 31 मार्च 2017 उसने पेट्रोल पंप से 1200 रुपए का पेट्रोल खरीदा था, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 18-19 लीटर। 5 अप्रैल 2017 सुबह के करीब 8 बजे थे। उस दिन सब लोग घर पर ही थे। रोज की तरह मेड घर पर आई और किचन में जाकर अपने काम करने लगी। थोड़ी देर बाद अपना काम खत्म करके वो चली गई। सुबह के 10:20 केडल ने अपनी मॉम को अपने बेडरूम में बुलाया। उसने उनसे कहा कि उसने एक गेम बनाया है और वो उन्हें दिखाना चाहता है। वो केडल के कमरे में गई और कंप्यूटर स्क्रीन पर उस गेम को देखने लगी। ऑफ कोर्स इट वाज अ ट्रैप। जब डॉक्टर जीन पद्मा केडल की स्क्रीन पर देख रही थी, केडल ने पीछे से उन पर उसी एक्स से वार किया जिसे उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। केडल ने उनकी डेड बॉडी को बाथरूम में छुपा दिया और पूरे बेडरूम को इतनी सफाई से साफ किया कि कोई देखकर बता ही नहीं सकता था कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले किसी का मर्डर हुआ था। बट सबसे हैरानी की बात यह है कि उस दिन सब लोग घर पर ही थे, पर किसी ने भी डॉक्टर जीन पद्मा के चीखने या चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी, जबकि वो लोग बस नीचे वाले फ्लोर पर थे। एनीवेज, दोपहर का टाइम था। मेड फिर से घर पर आई। खाना वाना गर्म करके उसने डाइनिंग टेबल पर रखा। कैरोलिन अपना खाने का प्लेट अपने बेडरूम में ले गई। प्रोफेसर राजा थंकम और केडल वहीं डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। मेड ने उनसे पूछा कि मैडम कहाँ है। तब केडल ने जवाब दिया कि वो बाहर गई हुई है और शाम को ही वापस आएंगी। दे बोथ एट देयर फूड नॉर्मली और दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। मेड भी बाकी का काम खत्म करके घर से चली गई। दोपहर के
2:45 केडल ने अपने फादर प्रोफेसर राजा थंकम को भी गेम दिखाने के बहाने अपने बेडरूम में बुलाया। उन्हें भी उसी तरह पीछे से वार किया और उनकी बॉडी को भी बाथरूम में छिपा दिया। एंड अगेन पूरे बेडरूम को इतनी सफाई से साफ किया कि फिर से कोई उस बेडरूम को देख के बता ही नहीं सकता था कि यहाँ पर दो मर्डर्स हुए थे। अब बचे थे तो सिर्फ उसकी बहन कैरोलिन और 70 साल की ललिता। शाम को 5:20 पर उसने कैरोलिन को भी एग्जैक्ट सेम बहाना बनाकर अपने बेडरूम में बुलाया एंड एग्जैक्ट सेम तरीके से उसे भी जान से मार दिया और उसकी बॉडी को भी उसी बाथरूम में डंप कर दिया जहां उसने अपनी माँ और बाप की बॉडी को छिपाया था। एक ही दिन में केडल ने अपने फैमिली के 3 मेंबर्स को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। अब बची थी ललिता जैन, जिन्हें मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बट उसने उन्हें नहीं मारा। उस रात केडल ने उन 3 डेड बॉडीज को बाथरूम में जलाने की कोशिश की, बट वो ठीक से जल नहीं पाए और इसी चक्कर में केडल का भी हाथ थोड़ा सा जल गया था। अगले दिन 6 अप्रैल 2017 रोज की तरह मेड घर पर आई अपना काम करने के लिए। उसने घर में किसी को नहीं देखा सिवाय केडल और ललिता के। तो उसने केडल से पूछा कि मैडम कहाँ है, बेबी कहाँ है और सर कहाँ है। तब उसने जवाब दिया कि वो लोग कन्याकुमारी गए हैं फैमिली ट्रिप पर। उसे जरा सा भी शक नहीं हुआ बिकॉज इट वॉज प्रिटी नॉर्मल फॉर देम। वो वैसे भी केडल को कभी कभार ही कहीं पर लेकर जाते थे। उसने दोपहर तक अपना काम खत्म किया और ललिता को खाना परोसकर वो चली गई। केडल ने पास के रेस्टोरेंट से अपने लिए शॉर्मा और बिरयानी ऑर्डर किया। इन ऑल दिस वाइल ही वॉज काम एंड कंपोज्ड। उसे देखकर कोई गेस भी नहीं कर सकता कि उसने किसी को मारा होगा। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे उन आधी जली बॉडीज को। वो ऑलरेडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुके थे और उनसे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। उस बदबू को हटाने के लिए केडल ने उन डेड बॉडीज पर बहुत सारा फिनाइल डाला। अगले दिन 7 अप्रैल, अब तक 3 दिन हो गए थे प्रोफेसर राजा थंकम, डॉक्टर जीन पद्मा और कैरोलिन को मरे हुए और आज ललिता की बारी थी। ललिता को मारना केडल के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं था, पर उसने उन्हें 2 अलग अलग वेपन से मारा। एक तो वही एक्स था जिससे उसने अपने पेरेंट्स और अपनी बहन को मारा था। उसने एक चॉपर भी यूज किया ललिता को मारने के लिए। नाउ इट इज नॉट एग्जैक्टली क्लियर कि उसने उन्हें मारने के लिए 2 वेपन्स क्यों यूज किए। वॉट एवर द रीजन वॉज, ललिता को मारने के बाद उनकी बॉडी को केडल फर्स्ट फ्लोर पर ले गया और एक बेडरूम में प्लास्टिक में लपेट कर रख दिया। 3 दिन 4 मर्डर्स। इन 3 दिनों तक वो एकदम नॉर्मल बिहेव करता रहा एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। और कोई भी आस पड़ोस के लोग या कोई भी रिलेटिव उनसे मिलने आता तो सबको एक ही चीज बताता, वो लोग कन्याकुमारी गए हैं फैमिली ट्रिप पर। नेक्स्ट डे 8 अप्रैल 2017, अब तक ये चारों बॉडीज डिकम्पोजिशन के एडवांस स्टेज पर थे और इनसे अनबेरेबल बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। केडल ने बाथरूम में पड़ी बॉडीज के टुकड़े करना शुरू किया ताकि वो आसानी से जल पाए और उसने एक बार फिर उन्हें जलाने की कोशिश की। उसका प्लान था कि वो इस तरीके से उन्हें जलाए ताकि बहुत ज्यादा धुआं ना हो और किसी को पता न चले। पर इस बार आग अचानक से पूरे बेडरूम में फैल गई। केडल का हाथ भी थोड़ा जल गया था। वो तुरंत घर से भागा एंड ही इज सो स्मार्ट कि उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया था ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। पड़ोसियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया। बाय द टाइम वो पहुंची, आग शांत हो चुकी थी। एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर, पुलिस को एक बाथरूम में 3 लाशें मिली। एक दूसरे बेडरूम में ललिता की लाश मिली प्लास्टिक में लिपटी हुई और जो 5वीं बॉडी थी वो उसी मैनिक्विन की थी जिस पर केडल ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करता था। ये मैनिक्विन भी उसके एस्केप प्लान का एक हिस्सा था। उसने जानबूझकर उस मैनिक्विन को प्लास्टिक में लपेटा था ताकि पुलिस को 5 डेड बॉडीज मिले और उन्हें लगे कि पांचों के 5 फैमिली मेंबर्स जल के मर चुके हैं। और बाय द टाइम पुलिस को पता चलेगा कि 5 नहीं 4 ही डेड बॉडीज है, तब तक वो यहाँ से दूर भाग जाएगा। केडल के फोटोग्राफ्स को आसपास की हर एक बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और पुलिस स्टेशन में भेजे गए। वो जहां कहीं भी मिले उसे इमीडिएटली अरेस्ट करने के ऑर्डर्स थे। हर एक न्यूज चैनल पर केडल का फोटोग्राफ फ्लैश हो रहा था। 10 अप्रैल, रेलवे पुलिस ने केडल को थम्पनूर रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया एंड ही वाज हैंडेड ओवर टू थिरुवनाथापुरम सिटी पुलिस। एंड ऑल दिस व्हाइल केडल वाज काम एंड स्माइलिंग। वो हंस रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई डर था, ना पैनिक, ना ही अपने फैमिली के मरने का कोई दुख। पुलिस ने केडल से पूछताछ शुरू की। एट फर्स्ट ही डिनाइड ऑल द एलिगेशन। उसका कहना था कि वो जब घर पे था ही नहीं तो अपने फैमिली को कैसे मार सकता है। वो तो चेन्नई गया हुआ था और आज ही लौटा है।
बट पुलिस ने भी वो सारे स्टेटमेंट्स और सारे प्रूफ्स दिखाए केडल को दैट इंडिकेटेड कि केडल पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर ही रह रहा था। अब कोई ऑप्शन ना देख केडल ने सब कुछ कन्फेस कर लिया कि उसने ही उसकी फैमिली को मारा था। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर क्यों उसने अपनी फैमिली को इस तरीके से मारा था। तब उसका जवाब आया, वो तो बस अपनी फैमिली पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। वो तो उनके शरीर से आत्मा को अलग करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू परफॉर्म एस्ट्रल प्रोजेक्शन। पुलिस को समझ में आ गया था कि केडल झूठ बोल रहा है। ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली कहानी तो वो बस मन से बना रहा है, उसका असली मोटिव तो कुछ और ही है। पुलिस ने फिर अपने तरीके से उससे पूछताछ की और केडल भी अब टूट गया था। एंड ही फाइनली कन्फेस्ड कि उसने अपने परिवार को एग्जैक्टली मारा क्यों था। उसका कहना था कि उसे हमेशा अपनी फैमिली में इग्नोर्ड फील होता था। कैरोलिन उसके पेरेंट्स के लिए सब कुछ थी और वो सिर्फ एक फेलियर था। इनिशियली वो तो सिर्फ अपने फादर को मारना चाहता था, बट देन ही डिसाइडेड कि वो सबको खत्म कर देगा। इस इंसिडेंट्स के 8 साल बाद 13 मई 2025 को कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट सुनाया। 4 मर्डर के जुर्म में केडल को 4 उम्र कैद की सजा हुई। आग लगाने के जुर्म में 7 साल की सजा। एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए 5 साल की सजा। आज भी हाउस नंबर 117 वहीं खड़ा है, केरला सीएम के घर से सिर्फ 600 मीटर दूर। पर गलती किसकी थी? प्रोफेसर राजाथंगम की, जिन्होंने अचीवमेंट को ही सब कुछ समझा और अपने बेटे को सिर्फ एक फेलियर की तरह देखा, या फिर डॉक्टर जीन पद्मा की, जिन्होंने सालों तक अपने बेटे को साइकाइट्रिक मेडिसिन दिए पर उसे कभी बताया नहीं कि वो एक्चुअली बीमार है, या फिर केडल की, जिसने अपने अंदर के दर्द को हमेशा अपने अंदर ही रखा, वो अंदर ही अंदर घुटता रहा और इन ब्लैक मैजिक, सैटेनिक रिचुअल्स और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में खुद को इतना डुबा दिया कि वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। आपको क्या लगता है कि गलती किसकी थी? लेट मी नो इन द कमेंट। मेरा नाम है मनमौज और मैं कहानियां सुनाता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।